मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड है। पार्ट 12। कितनी तेजी से, कुछ खिलाड़ियों ने कहा। यह आशीष दीवान है। यदि वह वास्तव में दूसरे परीक्षा कक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है तो दूसरे परीक्षा कक्ष में। कोहा, ये दूसरा परीक्षा कक्ष है। आशीष दीवान जब अपने मार्ग से बाहर आए तो उन्होंने अपने सामने एक बहुत खुला क्षेत्र देखा। ये खुला स्थान बहुत बड़ा है, जिसका व्यास लगभग 2000 मीटर है। वहाँ राक्षसों से भरे कई प्रकाश पिंजरे हैं। पहली नज़र में ये पिंजरे एक छल्ले के आकार में व्यवस्थित हैं, एक छल्ले के चारों ओर दूसरा घेरा। आशीष दीवान सीधे दूसरे परीक्षा कक्ष के अंत में गए और पाया कि वहां हल्की दीवार में एक दरवाजा था। ताले पर एक गोल छेद था। ताला। आशीष दीवान ने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा। अचानक पाया कि कई पिंजरों के बीच में एक फव्वारे की पत्थर की मूर्ति है। फव्वारा मूर्ति शेर की तरह है। शेर के माथे पर एक गोल छेद है। गोल छेद में एक मंद प्रकाश है। आशीष दीवान ने अपना प्रसिद्ध ब्रांड निकाला और सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। वह आगे बढ़ा और उसने अपनी नाम पट्टिका शेर के सिर के गोल छेद में डाल दी, जिससे वह चमकने लगी। आकाश में एक और आवाज गूंजी, किंगशी चेंग रेड्डी परिवार के शिष्य अजय रेड्डी को बधाई, जो 10 अंक जोड़ते हुए 8 घंटे और 10 मिनट में दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचे। आशीष। अजय रेड्डी जैसे ही बाहर आए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं अभी भी आपसे 10 मिनट पीछे हूं। वैसे आप क्या कर रहे हो? आशीष दीवान ने कहा, तीसरे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के लिए हमें ताला खोलना होगा। मैंने पाया कि आध्यात्मिक शक्ति को चार्ज करने के लिए हमें शेर के सिर के अंदर एक प्रसिद्ध ब्रांड का उत्पाद डालने की आवश्यकता है। अजय रेड्डी प्रकाश पिंजरों की परतों से गुजरे और फव्वारे तक पहुंचे। उन्होंने अजीब ढंग से कहा, आपने तो अपना पूरा हाथ ही इसमें डाल दिया है। अगर इस समय कोई राक्षस पिंजरे से बाहर आ गया तो बहुत बुरा होगा। हाँ, आशीष दीवान ने हंसते हुए कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इन राक्षसों से निपटना नहीं है। तभी शेर के सिर से एक झनकार की आवाज आई। आशीष दीवान ने वह नामी ब्रांड निकाला, जो चमकने लगा था। उन्होंने कहा, मैंने गणना की कि चार्जिंग शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक इसमें लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। मैं भी आऊँगा। अजय रेड्डी ने भी प्रसिद्ध ब्रांड को शामिल किया। उन पर आरोप लगाए जाने के बाद वे तीसरे परीक्षा कक्ष की ओर जाने वाली प्रकाश दीवार को खोलने गए और पाया कि प्रकाश दीवार एक समय में केवल एक व्यक्ति को अंदर और बाहर समायोजित कर सकती है। ये कहना है कि हर किसी को अपने स्वयं के ब्रांड को चार्ज करना होगा। उड़ने वाली नाव। बड़े मार्शल भाई दानिश, धधकती आग संप्रदाय के एक शिष्य ने धीमी आवाज में कहा, अयान को देखो, उसकी ताकत हमारी सोच से कहीं अधिक मजबूत है। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो भले ही उसे कुछ देर हो जाए, लेकिन वह आखिरकार दूसरे परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर सकता है। दानिश दुबे ने चेहरे पर एक अदृश्य व्यंग्यात्मक भाव ला दिया। अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, वह अयान पहली परीक्षा में पास होना चाहता है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? चलो एक अच्छा नाटक देखते हैं। पहला परीक्षा कक्ष, चैनल 300। अयान, जो अपनी ऊर्जा वापस पा चुका है, सबसे तेज गति से आगे दौड़ रहा है। वह जितना पीछे रहेगा, उसे उतने ही कम अंक मिलेंगे। वर्तमान में 10 घंटे के भीतर दूसरे परीक्षा कक्ष में पहुंचना लगभग असंभव है। कुआं। यह सही नहीं है। अयान ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने दृश्य को देखा और कहा, क्या मैं संदिग्ध हूं? ऐसा लगता है कि मैं अभी इस स्थान पर गया था। ब्लैक फ्रंट डेमन 1 का वातावरण जटिल है और कुछ ऐतिहासिक दृश्य हैं जिन्हें लोग देख सकते हैं। हालांकि अयान ने गुइवान मार्ग पर चलते समय उच्च स्तर की सतर्कता बरती। इस कारण उसे कुछ गड़बड़ लगी। चेहरे पर उलझन भरी नजर लिए वह फिर से बाहर की ओर भागा और तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 1 घंटे बाद उड़ती नाव से एक और आवाज आई। दुबे परिवार की सरिता दुबे तीसरे और चौथे स्थान पर तथा जेम्स अग्रवाल अच्छे परिणाम के साथ दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचे। और अयान ने भौहें सिकोड़ी और अपने सामने के दृश्य को घूरने लगा। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल, मैंने इसे गलत नहीं पढ़ा है। 1 घंटे तक चलने के बाद मैं फिर यहाँ वापस आ गया। लगभग 2.5 घंटे में उसने तीसरी बार वही दृश्य देखा था। क्या मेरी दिशा ज्ञान की क्षमता बहुत खराब है? अयान ने सूरज की ओर देखा और आगे बढ़ने से पहले दिशा तय कर ली। 40 मिनट बाद वह वापस वहीं था जहां था। ऐसा कैसे हो सकता है? अयान अपने दिल में ढोल पीट रहा है। 10वां घंटा आ गया है। इस दौरान कई उत्कृष्ट एथलीट दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचे, लेकिन अयान अभी भी यहां फंसा हुआ है। अयान चिंतित होने लगा। वैसे मैं क्षैतिज रूप से आगे बढ़ सकता हूं और प्रकाश की दीवार से चिपक सकता हूं, इसलिए कोई चक्कर नहीं है। वह कुछ दूर तक चला,
दूर बाईं ओर प्रकाश की दीवार को पाया और प्रकाश की दीवार के साथ साथ चला। 40 मिनट बाद सेन का दक्षिणी भाग पानी जितना गहरा हो गया। सामने वाला हिस्सा या सिर्फ वातावरण। विशाल जंगल में घूमते हुए एक सामान्य मनुष्य को वास्तव में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी को दिशा का अच्छा ज्ञान नहीं है तो बहुत संभावना है कि वह लगातार एक क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा तथा किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले तो अयान को संदेह हुआ कि वह किसी अजीब घेरे में आ गया है। हालांकि जब वह अपने मूल स्थान पर वापस आया तो उसे पता चला कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। क्या यहाँ कोई भ्रमकारी जहरीली घास है? मैं हमेशा मतिभ्रम में डूबा रहता हूँ। उसने 2 बार सूंघ कर देखा लेकिन उसे कोई विशेष गंध नहीं आई। उसे तुरंत याद आ गया कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। दरअसल वहाँ कई जहरीले पौधे और फूल थे जो एक अजीब सुगंध छोड़ते थे जिससे लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। हालांकि वे जहरीले पौधे और फूल सभी एक बहुत ही क्रूर देश में रह रहे थे। ये छोटा सा काला तीक्ष्ण दानव वन ऐसे पौधों को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अयान ने बाहें सिकोड़ी। उसने विशाल कृपान को जमीन में 1 फुट गहरा घुसाया, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। ब्लेड ने जमीन को काट दिया जिससे जमीन में एक लंबी दरार बन गई। 40 मिनट बाद अयान फिर से अचंभित रह गया। उसके ठीक सामने वास्तव में वही जगह थी और वहां भी जमीन में एक दरार थी। अयान वहां गया और जमीन में जो दरारें उसकी कृपान से बनी थीं वे संयोग से उनसे मेल खा गई। एक सीधी रेखा बनाना। नन्ही बुलबुल, सीधे उड़ो, सीधे उड़ो। अयान ने गेल बर्ड को छोड़ा। छोटे पक्षी ने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी जिससे वह एक तेज हवा में बदल गया और फुफकार के साथ उड़ गया। लगभग 10 मिनट बाद पीछे से चिड़िया के रोने की आवाज आई। अयान ने पलटकर देखा कि एक छोटा पक्षी पीछे से उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा। आखिर क्या हो रहा है? अयान क्रोधित हो गया। यदि रास्ता रोकने वाला कोई राक्षसी जानवर ही होता तो उससे निपटना आसान होता। बस सीधे लड़ो। लेकिन अब उसका समय चक्करों में बर्बाद हो रहा था। इसके अलावा काफी समय तक यातना सहने के बाद अब 12वां घंटा बीत चुका था। 300 प्रतियोगियों में से लगभग 200 पहले ही दूसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश कर चुके थे। दूसरा परीक्षा कक्ष। विशाल खुले स्थान पर 24 राक्षसी जानवर पहले से ही खुले हुए थे। बाद में प्रतियोगियों ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अकेले ही अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं की। इसके बजाय वे दूसरों का इंतजार करने लगे। पर्याप्त लोग एकत्र होने के बाद वे सभी फव्वारे की ओर दौड़े। इनमें आलोक सेन और राधिका सेन भी शामिल थे। इस समय आलोक सेन शेर के सिर में अपना हथियार घुसेड़ रहे थे। उन्होंने चिंतित होकर कहा, अयान अभी तक क्यों नहीं आया? वास्तव में क्या हुआ? राधिका सेन इतनी चिंतित थी कि उनके माथे पर पसीना आ गया। मैं उड़ते जहाज की घोषणा पर ध्यान दे रही थी। दरअसल मैंने अयान का नाम नहीं सुना था। वह जितना अधिक विलंब करेगा उतने ही अधिक राक्षसी जानवर सामने आ जाएंगे। हाँ, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आलोक सेन ने दांत पीसकर दूर तक देखा। जब वह रिचार्ज कर रहा था तो अन्य प्रतियोगी उसे समय देने के लिए राक्षसी जानवरों से जमकर लड़ रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर अयान बहुत देर से आए? उस समय उन्हें अयान के साथ मिलकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। राधिका सेन ने बेरहमी से कहा, आलोक सेन, चलो यहीं रुकें और अयान का इंतजार करें। यदि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा तो वह निश्चित रूप से अपने दम पर सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। उसके बगल में खड़ा कोई व्यक्ति तुरंत असंतोष में चिल्लाया, अगर तुम दोनों इंतजार करना चाहते हो तो ये तुम्हारा मामला है। हम आपके साथ चलने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। अरे, एक और राक्षसी जानवर पिंजरे से बाहर आ गया है। ये 25 हैं। और तुम दोनों देखो, इन राक्षसी जानवरों को पूरी तरह से नहीं मारा जा सकता। जब वे ये बात कह रहे थे, आलोक सेन और राधिका सेन अपने पीछे लगी प्रकाश स्क्रीन की ओर देखने लगे। यकीन से हर बार जब वह एक जियानटियन 5वें स्तर के राक्षसी जानवर को मारता था तो उसके पीछे प्रकाश स्क्रीन से एक और बाहर आ जाता था। संख्याओं के साथ पुनः भरें। दूसरे शब्दों में, यदि उन्होंने सभी 300 राक्षसी जानवरों को मार भी दिया तो भी 300 नए राक्षसी जानवर उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ रहो और किसी का इंतजार करो। इसका मतलब था अंतहीन लड़ाई, जब तक कि वह किसी राक्षसी जानवर द्वारा मारा नहीं गया या थकावट से मर नहीं गया। काय करते, हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? राधिका सेन चिंतित थीं। आलोक सेन ने कुछ हद तक अपना संयम बनाए रखा और अपना नाम टैग निकाला। प्रतीक्षा करना कोई रास्ता नहीं है। मुझे डर है कि अयान के आने से पहले हम दोनों मर जाएंगे। भूल जाओ, चलो अयान की ताकत पर विश्वास रखें। राधिका सेन भी असहाय थीं। वह केवल अपने दांत भींचकर सिर हिला सकी। जब सभी ने चार्ज करना समाप्त कर लिया तो वह एक दूसरे को सुरक्षित रखते हुए तीसरे परीक्षा हॉल की रोशनी वाली दीवार की ओर चली गई। 14 घंटे बीत चुके हैं। 276 प्रतियोगी ने दूसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। यह मायापुरी शहर था। सु कबीले की एक शिष्या, सुमेई। कुछ ही मिनट बाद फिर से घोषणा हुई, सुमेई मर चुकी है।
वह शहर में चयन के लिए योग्यता खो चुकी हैं। दूसरा परीक्षा हॉल एक अंतहीन पिंजरा था। राक्षसी जानवर को मारने से राक्षसी जानवर पुनर्जीवित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़े तो उसके आक्रमण को पूरा करने की संभावना बहुत कम होगी। मुख्य बात यह थी कि यदि वे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो वे दूसरे परीक्षा हॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे, जिसका मतलब था कि प्रतियोगियों को राक्षसी जानवरों से तब तक लड़ना होगा जब तक वे मर न जाएं। उड़ते जहाज पर बैठे सभी दर्शक यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। 14वां घंटा बीत चुका था और उसने 48 ज़ियानटियन 5वें स्तर के राक्षसी जानवरों को अनलॉक कर दिया था। ये तो बुरा हुआ। नगर के राजा आयुष सरदार अब अपनी सांस नहीं रोक सके। यदि अयान दूसरे परीक्षा हॉल में सबसे अंत में पहुंचता तो उसे अकेले ही कई राक्षसी जानवरों की घेराबंदी का सामना करना पड़ता। एक राक्षसी जानवर के घेरे में फंसा हुआ व्यक्ति 1 मिनट तक कैसे अपना हाथ बढ़ा सकता है? अयान वास्तव में क्या कर रहा है? आयुष सरदार ने सिर नीचे किया तो देखा कि अयान निश्चल खड़ा था। वह अयान के लिए चिंतित होने लगा था। नीचे, दानिश दुबे, तुम कमीने। अयान ने चाकू अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से लाल थीं। वह पहले ही बता सकता था कि वह हमेशा खोया हुआ था। उसके लिए ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट के साथ समस्या बनना असंभव था, लेकिन किसी ने यहाँ कुछ किया था। अपने अंगूठे से सोचते हुए उसने जाना कि इसके पीछे निश्चित रूप से दानिश दुबे का ही हाथ है। अयान ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, मैं जरूर किसी संरचना में हूँ। मैं इतना बेवकूफ हूँ। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? संरचनाएं गहन और अथाह ज्ञान थीं। उनकी गहनता कीमिया और शिल्पकला की कला से भी आगे निकल गई थी। अयान ने अनुमान लगाया कि जिस स्थान पर वह था वहां खोई हुई सरणी स्थापित की गई होगी। खोया हुआ व्यूह कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वास्तव में इसी कारण से दुनिया में सैकड़ों खोया हुआ व्यूह अस्तित्व में थे। जब तक कि अयान संरचनाओं में कुशल न हो या ये बताने में सक्षम न हो कि वह किस प्रकार की खोई हुई संरचना में फंस गया है, अन्यथा इस संरचना को तोड़ना बहुत कठिन होगा। जब अयान ने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे 32 प्रकार के लॉस्ट एरे के बारे में पता चला। यदि वह एक एक करके प्रयास करता तो शायद बहुत अधिक समय लग जाता। इसके अलावा क्या होगा यदि यहाँ खोई हुई पंक्ति उन 32 में से एक हो जिन्हें वह जानता था? इसे भूल जाओ, चलो पहले एक कोशिश करते हैं। अयान ने दांत पीसकर उस समूह को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले अपने मन में भटकते दानव खोए हुए स्वरूप का एक चित्र बनाया। इस संरचना को तोड़ने के केवल 2 ही रास्ते थे। एक तरीका था शक्ति के चमत्कार का प्रयोग करके संपूर्ण संरचना क्षेत्र को सीधे नष्ट करना। जाहिर है, ज़ियानटियन क्षेत्र अयान के पास इतनी शक्तिशाली ताकत नहीं थी। दूसरा था सरनी आंखों को नष्ट करना। लियांग लॉस्ट फॉर्मेशन में कुल 3 आंखें थीं। तीनों सुईनुमा आंखें हर 5 मिनट में दिशा बदलती रहती थीं। यहीं पर मेरी गुमशुदगी हुई। ये संरचना का मूल होना चाहिए। अयान ने विशाल कृपाण को वृत्त के केंद्र के रूप में प्रयोग करते हुए जमीन में घोंप दिया। उसके हाथ संरचना की देशांतर रेखाओं की दिशा की गणना करने के लिए इशारा कर रहे थे। जैसे ही वह व्यूह में प्रविष्ट हुआ, व्यूह सक्रिय हो गया। वह 6 घंटे तक खोए हुए व्यूह में फंसा रहा था और व्यूह की आंखें 72 बार बदल चुकी थीं। अयान ने जल्दी से अपने मन में हिसाब लगाया कि अगर वह 72 बार दिशा बदलेगा तो पहली आंख दाहिनी ओर 36 फीट और सामने की ओर 24 फीट होगी। अयान तुरंत बाहर भागा। वह क्षैतिज रूप से 36 झांक दाईं ओर बढ़ा और फिर 24 झांक आगे बढ़ा। अपनी स्थिति का पता लगाने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ में मौसम का इंजेक्शन लगाया और उसे जमीन पर पटक दिया। मौसम ने तुरंत ही जमीन को छेद दिया, लेकिन सरनी छेद टूटने पर जो तीखी आवाज आनी चाहिए थी वह नहीं आई। अयान ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने सचमुच गलत गणना की है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो संरचना है वह कोई फैंटम लॉस्ट संरचना नहीं है। चलो इसे किसी दूसरे से बदल देते हैं। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। उड़ते जहाज पर मौजूद 99% लोग यह समझ नहीं पाए कि अयान क्या कर रहा था। केवल 6 महान संप्रदायों के दूतों को ही पता था कि अयान संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। सभी जानते थे कि दानिश दुबे 250 से 300 गलियारों का प्रभारी था। अयान को फंसाने वाली संरचना निश्चित रूप से दानिश दुबे द्वारा बनाई गई थी। नगर स्वामी आयुष सरदार को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह एल्डर सलोनी के पास झुका और फुसफुसाया, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं संरचनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या अयान इस संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? बड़ी सलोनी ने आयुष सरदार को गुप्त दृष्टि से देखा, लेकिन आह भरी। क्या ये सचमुच एक संरचना है? आयुष सरदार दंग रह गया। एल्डर सलोनी की प्रतिक्रिया ने पहले ही समस्या को स्पष्ट कर दिया था। आयुष सरदार ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उन्होंने दानिश दुबे का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। आपने वास्तव में ज़ियानटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के खिलाफ संरचनाओं का उपयोग किया।
हालांकि दानिश दुबे न तो नमकीन थे और न ही उदासीन। उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो और अपने रवैये पर ध्यान दो। मैं ग्रीन मून संप्रदाय का दूत हूं। इसके अलावा आपके पास क्या सबूत है कि अयान संरचना में फंस गया है? आयुष सरदार क्रोधित तो था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका खंडन कैसे करे। दानिश दुबे ने कहा, 10,000 कदम पीछे जाकर, भले ही अयान सचमुच उस संरचना में फंस गया हो, आपके पास ये कहने के लिए क्या सबूत है कि यह वही संरचना थी जिसे मैंने बनाया था? 10 लाख से अधिक विशेषज्ञ ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट में आ चुके हैं। शायद ये हमारे पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई संरचना है। आयुष सरदार तो और भी ज्यादा अवाक थे। दानिश दुबे ने आयुष सरदार का दाहिना हाथ झटकते हुए कहा, नगरपालिका, आगे से कुछ भी बोलना ध्यान रखना। यदि आप मेरी निंदा करते हैं तो आप ग्रीन मून संप्रदाय की निंदा नहीं कर सकते। दानिश दुबे कैसा खलनायक है। आयुष सरदार ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। इस समय दानिश दुबे की ओर सबकी निगाहें अब सिर्फ प्रशंसा से नहीं, बल्कि गहरे भय से भरी हुई थीं। ऐसे प्रतिशोधी खलनायक को अपमानित करना वास्तव में एक आपदा थी जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। ठीक नीचे, अयान ने इस संरचना को तोड़ने के लिए 10 अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन वे सभी विफल रहे। 16वां घंटा हो चुका था। सभी 299 प्रतियोगी प्रथम परीक्षा हॉल में उत्तीर्ण हो गए थे। उनमें से 30 की दूसरे परीक्षा हॉल में मृत्यु हो गई तथा 269 तीसरे परीक्षा हॉल में पहुंचे। तीसरे परीक्षा हॉल में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आशीष दीवान और अजय रेड्डी की दोनों टीमें तीसरे परीक्षा हॉल में बेरोक-टोक खेल रही थीं। जब सभी प्रतियोगियों ने इन दोनों टीमों को देखा तो वे केवल इधर उधर ही घूम सके। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि वे उन दो टीमों का निशाना न बने। जहां तक आलोक सेन और राधिका सेन का सवाल है तो उन्होंने अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं की। अयान के संरक्षण के बिना उन दोनों ने खुद को छिपाने की पूरी कोशिश की और कभी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हा 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 हा। अजय रेड्डी ने 10 विशेषज्ञों को तीसरे परीक्षा हॉल के जटिल जंगल में घुमाया। वह चिल्लाया, सेन कबीले के कमीनों, यहां से चले जाओ। जब वह बोल रहा था, अजय रेड्डी ने अपने हाथ में एक मार्शल कलाकार को पकड़ रखा था, जिसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था, जबकि उसके दूसरे हाथ में मार्शल कलाकार का खून से सना हुआ नाम का टैग था। दूसरी तरफ आशीष दीवान की टीम भी आ गई और दोनों टीमों की भिड़ंत हो गई। अजय, आपके पास कितने अंक हैं? आशीष दीवान ने पूछा। अजय रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे मैंने अभी अभी उनमें से 10 को मार गिराया है। मेरे भाइयों को 5 प्रसिद्ध ब्रांड वितरित किए गए। मैंने खुद ही इनमें से 5 अंक मांगे थे और अब मेरे पास 15 अंक हैं। कृपया मेरी जान ले, आपने पहले ही मेरा नाम टैग ले लिया है। इसे दूर ले जाएं। जिस मार्शल आर्टिस्ट को अजय रेड्डी ने चिकोटी काटी थी, उसके चेहरे पर याचना का भाव था। अजय रेड्डी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम कूड़ा हो, कचरे में जीने का क्या मतलब है? अपमानित होने की बजाय मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं आपको सवारी दे दूं। अगले जन्म में मार्शल आर्ट में कदम मत रखना, तुम योग्य नहीं हो। ऐसा कहते हुए अजय रेड्डी ने अपनी तलवार पकड़ी और मार्शल कलाकार की विनती के बीच उसके गले में तलवार घोंप दी। दूसरी तरफ आशीष दीवान के बगल में बैठी सरिता दुबे की बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हाँ, मैंने अभी अभी यहाँ 8 प्रसिद्ध ब्रांड जीते हैं। आशीष दीवान मुस्कुराए। उनके अलावा केवल 5 विशेषज्ञ थे, जो अजय रेड्डी से 5 कम थे। अजय रेड्डी ने कंधे उचकाए, अयान यहाँ नहीं है, ये बोरिंग है। अजय रेड्डी के बगल में बैठे हुआंग तियान्यू ने अयान शब्द का जिक्र करते ही अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वह पहले से ही अयान से डर गया था। दोनों टीमें आपस में मिलीं और बिना किसी हस्तक्षेप के चुपचाप एक दूसरे से आगे निकल गईं। पहला परीक्षा कक्ष 300 मार्ग। 17वां घंटा बीत चुका था और अयान ने 5 और प्रयास किए थे, लेकिन वे सभी विफल रहे। हवाई जहाज पर बैठे दर्शकों ने अपने दिलों में अयान को पूरी तरह से त्याग दिया था। उनका मानना था कि अयान के लिए दूसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश करना असंभव था। नगर के राजा आयुष सरदार भी असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपना गुस्सा कैसे निकालें। अयान वहीं हतप्रभ खड़ा रहा और दांत पीसने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दानिश दुबे के जाल में यूं ही फंस गया? यह अफसोस की बात है कि मैंने थंडर किंग सील की थंडर एरे नहीं सीखी, अन्यथा मैं इस जगह को टुकड़ों में तोड़ देता और व्यू को स्वतः ही नष्ट कर देता। थंडर किंग सील की बात करते हुए अयान को अचानक कुछ याद आया। ये संरचना स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मार्शल कलाकार ने इसे अपने डेंटियन में संघनित किया। लाइटनिंग किंग सील में एक चाल थी जिसे लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई कहा जाता था। यह मौसम और युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को सहज रूप से देख सकता है, तो क्या कोई आध्यात्मिक क्यूई को भी देख सकता है? अयान हैरान रह गया। उसने तुरंत काली कृपाण को 3 बार झटका, फिर अपनी क्यूई को बिजली में परिष्कृत किया। उसके दोनों हाथ विद्युत चाप की परत से ढके हुए थे। दोनों हाथों ने बिजली की चापों को आपस में बुन लिया और हवा में कई बार टकराकर एक मुहर बना दी।
फिर उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से अपनी आंखें पोंछीं। उसकी दोनों आंखों में बिजली चमक उठी। अयान ने आगे देखा तो पाया कि उसके सामने जमीन पर दो क्षेत्र थे। प्रकाश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फैल रहा था। गठन नेत्र। अयान ने ठंडी हवा का एक सांस लिया। लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई वास्तव में एक सरनी आंख के अस्तित्व को देख सकती है। इस दुनिया में लगभग 90% सरनी संरचनाएं सरनी आंखों से बनी थीं। यदि ले लिया गुआंग सरनी की आंख देख सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अयान भविष्य में किसी भी सरनी को तोड़ सकता है? इतनी बड़ी फसल ऐसी थी जिसकी अयान ने उम्मीद नहीं की थी। वह कुछ देर तक जोर जोर से हौंकता रहा, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह आश्चर्य से चिल्लाया, बिजली फोटोवोल्टेइक आंख का वास्तव में ऐसा उपयोग है? पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे बाईं और तीसरी नेत्रिका थी। वह और भी अधिक एकाग्र था और तीनों नेत्रों के बीच एक धुंधला मध्याह्न पथ दिखाई दे रहा था। गठन आरेख। अयान की दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उन्होंने न केवल सारणी नेत्र को देखा, बल्कि वे सारणी आरेख के मध्याह्न रेखाओं की दिशा भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस तरह कोई भी स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि पहली सुई की आंख कौन सी थी और दूसरी और तीसरी सुई की आंख कौन सी थी। अयान बहुत खुश हुआ। उसने अपना सिर उठाया और उड़ते जहाज को देखा। उसने मन ही मन सोचा, दानिश दुबे, तुम मुझे रोकना चाहते हो। ये सोचकर अयान ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी विशाल कृपान निकाली और पहली आंख की ओर दौड़ा। विशालकाय कृपान नीचे गिरा और एक तीखी ध्वनि के साथ पहली आंख टूट गई। इसके तुरंत बाद दूसरे और तीसरे फॉर्मेशन की आंखें अयान द्वारा आसानी से तोड़ दी गईं। उड़ते जहाज पर दानिश दुबे ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बड़े भाई दानिश, उसके पास बैठा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई चौंक कर चिल्लाया। चुप रहो। दानिश दुबे के माथे की नसें उभर आई थीं और उनकी आंखों से लगभग खून बह रहा था। वह अयान से नफरत करता है, हद से ज्यादा नफरत। वह उनसे अपनी आत्मा की गहराई तक नफरत करता था। इस तरह की नफरत न केवल दो परिवारों के बीच की दुश्मनी से आई थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि अयान दानिश दुबे से ज्यादा ताकतवर था। दानिश दुबे के ग्रीन मून संप्रदाय में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही उन्हें संप्रदाय के बुजुर्गों ने खोज लिया और उनका पालन पोषण किया। दानिश दुबे को इस बात पर हमेशा गर्व रहा, क्योंकि ये रचना बहुत ही गहन और गूढ़ थी। एक मार्शल कलाकार की ऊर्जा सीमित थी। यदि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए इस संरचना को विकसित करना चाहते, तो उनके लिए 40 वर्ष की आयु से पहले कुछ भी हासिल करना कठिन होता। लेकिन डैनिश दुबे सिंह, वह 25 वर्ष की आयु तक भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें प्रशिक्षण का मार्ग मिल गया। आश्चर्यजनक उपलब्धियों के साथ वह ग्रीन मून संप्रदाय में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। लेकिन आज दानिश दुबे की खोई हुई व्यूह रचना को तोड़ने में अयान को केवल 9 घंटे लगे। अगर दानिश दुबे को पता चलता कि अयान ने वास्तव में 1 मिनट से भी कम समय में फॉर्मेशन तोड़ दिया है, तो वह शायद इतना क्रोधित हो जाता कि वह तुरंत पागल हो जाता। अन्य 5 संप्रदायों के दूतों ने एक दूसरे को देखा और उनके हृदय में अकथनीय भय का अनुभव हुआ। वे वास्तव में ये समझ नहीं पा रहे थे कि 16 वर्षीय अयान कैसे इस संरचना को तोड़ सकता है। यद्यपि ये सभी संरचनाओं में सबसे बुनियादी थी, फिर भी ये सबसे बुनियादी खोई हुई संरचना थी। इस समय तीसरा परीक्षा कक्ष। अरे, मुझे खोज लिया गया है। जंगल में छिपे आलोक सेन ने पेड़ों की दरारों के बीच से अजय रेड्डी को देखा। राधिका सेन, भागो। आलोक सेन ने राधिका सेन का हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा भागने लगे। इस समय इन 2 सेन परिवार के सदस्यों के पास अन्य लोगों के प्रसिद्ध ब्रांडों को हड़पने का समय कैसे हो सकता है? अच्छा होगा यदि वे अपनी जान बचा सकें। दुर्भाग्यवश अजय रेड्डी ने आलोक सेन को भी देखा। सेन कबीले के कमीने, तुम किससे भाग रहे हो? अजय रेड्डी इतने उत्साहित थे कि वे लगभग पागल हो गए। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह आलोक सेन से एक कदम आगे निकल गया। आलोक सेन ने तुरंत जवाबी हमला किया। अजय रेड्डी ने उपहास किया और अपनी तलवार से आलोक सेन के भाले को तोड़ दिया। सेन कबीले का कमीना। अजय रेड्डी ने एक हाथ से आलोक सेन की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से कहा, मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। सेन, राधिका सेन, बचकर भागो। आलोक सेन का चेहरा चुटकी काटने से लाल हो गया और उसने अजय रेड्डी को लात घूंसों से पीटा। हालांकि उनका छठा लेवल ऑफ ओरिजिन रिटर्न अजय रेड्डी के 9वें लेवल ऑफ ओरिजिन रिटर्न के सामने एक मजाक था। दौड़ना, उनमें से एक भी बच नहीं सकता। अजय रेड्डी ने अपनी आंखें हिलाईं और हुआंग तियानयू एक तेज आवाज के साथ बाहर निकला और सीधे जमीन पर राधिका सेन के सिर पर पैर रख दिया। अजय रेड्डी ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, आलोक सेन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचा सकता है। मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा। बेहतर होगा कि आप आशा करें कि अयान जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे और आपको मारने का साहस करे, इससे पहले कि मैं आपको मौत के घाट उतार दूं। जैसे ही वह बोल रहा था, अजय रेड्डी ने अपनी तलवार घुमाई और आलोक सेन का बायां कान काट दिया। पहला परीक्षा कक्ष।
अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि आलोक सेन और अन्य लोगों के साथ कुछ हुआ हो? आखिरकार अयान और आलोक सेन का खून पानी से भी ज्यादा गाढ़ा था। विशेषकर इस तरह के स्थान पर खतरे का हल्का सा संकेत था। ये टूट गया है, ये टूट गया है, कुछ तो हुआ होगा। अयान को किसी बात की परवाह नहीं थी। वह तुरंत तेजी से भागा। लागत की परवाह न करते हुए उन्होंने तेज गति के बदले में अपने पिछले मौसम का जमकर उपभोग किया। आलोक सेन, बहन राधिका, तुम्हें नहीं मरना चाहिए। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। यद्यपि आलोक सेन और राधिका सेन ने तीसरे परीक्षा हॉल में 14 बजे प्रवेश किया था, लेकिन वे पहले ही तीसरे परीक्षा हॉल में 3 घंटे तक रह चुके थे। अयान कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अजय रेड्डी की उसके प्रति नफरत ने आलोक सेन और राधिका सेन को मार डाला था। अयान का दिल उत्साह से जल रहा था। उसकी गति पहले ही उसकी सामान्य सीमा को पार कर चुकी थी और दोनों ओर का दृश्य तेजी से पीछे हट रहा था। इस समय वह केवल प्रथम परीक्षा हॉल से ही गुजरा था, अर्थात 2/3 रास्ता। जल्दी करो, मैं और तेज होना चाहता हूँ। 1 मिनट बाद आलोक सेन और बहन राधिका सेन को जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ेगा। अयान अपनी अधिकतम गति से भागा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। यदि वह इस गति से किसी राक्षसी जानवर से न टकराए तो भी उसे दूसरे परीक्षा हॉल तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। पहला परीक्षा हॉल ज्यादा लंबा नहीं था। पहले परीक्षा हॉल में सभी ने अपना समय बर्बाद किया क्योंकि उन्हें राक्षसी जानवरों से लड़ना था। हालांकि चूंकि यह यात्रा का आखिरी तीसरा भाग था, अयान ने पीछे नहीं हटते हुए अपनी पूरी गति का प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें अभी भी लगा कि यह पर्याप्त तेज नहीं था। सभी बाहर जाओ। अयान ने दांत पीसते हुए अपने बाएं हाथ को काले कृपाण पर लगातार 3 बार घुमाया। 3 तीखी टक्करों के बाद उसने अपनी क्यूई को बिजली में परिष्कृत किया और सीधे अपने पैरों में बिजली का इंजेक्शन लगाया, जिससे पिछला मौसम बदल गया। इस समय घनी बिजली ने अयान के पैरों को ढक लिया और जिस गति से उसके पैर बदले गए वह तुरंत एक अविश्वसनीय ऊंचाई तक बढ़ गया। उड़ते जहाज पर मौजूद सभी लोगों ने देखा कि अयान, जो पहले से ही पूरी गति से दौड़ रहा था, अचानक ही अपनी गति बढ़ा चुका था और एक फुफकार के साथ वह प्रकाश की किरण में बदल गया और बाहर निकल गया। और अयान के पैरों के बाद उसने वास्तव में एक बिजली की पूंछ निकाली जो लगभग आधा मीटर लंबी थी। अयान के पैर जमीन पर टिक गए। हर बार जब वह जमीन पर उतरता तो आगे की ओर झुक जाता और 7 या 8 मीटर दूर भाग जाता। जिस गति से उसके पैर इधर उधर घूम रहे थे वह पहले ही प्रेत में बदल चुकी थी। हर सेकंड उसके पैरों को 30 बार घुमाया जा सकता था। ये 200 मीटर से अधिक था। ये गति पहले से ही 500 मीटर प्रति सेकंड फ्लैश स्टेप के आधे के करीब थी। इतनी तेजी हवाई जहाज पर बैठे दर्शक पहले ही भड़क चुके थे। जल्दी जल्दी जल्दी, अयान ने लागत की अनदेखी की और अपना मौसम खुद जला दिया। शुल्क, वह हवा से भी तेज है। यहां तक कि जमीन पर घनी हरी घास भी झुक गई। उसकी गति चाकू से भी अधिक तेज थी। यहां तक कि दोनों ओर के प्राचीन वृक्षों पर गिरे हुए पत्ते भी तेज हवा के कारण नीचे गिर गए तथा एक क्षैतिज बवंडर का रूप ले लिया जो अयान से काफी पीछे तक लटक रहा था। उसे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने सीधे विशालकाय कृपाण को अपने सामने रख लिया, बाधाओं को चकमा देने की भी कोशिश नहीं की। एक के बाद एक विशाल प्राचीन वृक्ष कमर से कट गए। अयान जहां भी गुजरता बड़े बड़े पेड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते और पक्षियों के बड़े बड़े झुंड उड़ जाते। यात्रा का अंतिम तिहाई भाग केवल 150 ली का था। अयान को पूरे बारहली बाहर निकलने में केवल 1 मिनट लगा। ये गति अपेक्षा से 5 गुना अधिक थी। हालांकि उसका पिछला मौसम बहुत तेजी से जल रहा था। मेरे पास अभी भी 2/3 मौसम बचा है। 2/3 बचा है। अयान तेजी से आगे बढ़ा। उसने तुरंत एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर निकाला और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। आत्मा पत्थरों को खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था, लेकिन अयान को अब इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर आध्यात्मिक पत्थरों को गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति से कुचल दिया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण तेज हो गया। जैसे ही उसने उन्मत्ततापूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, उसने सूखे हुए स्पिरिट स्टोन के टुकड़ों को एक एक करके बाहर थूक दिया। उनके शुरुआती दिन बहुत व्यस्त थे और साथ ही वह हताश होकर स्पिरिट स्टोन्स को सोख रहे थे। 2 मिनट बीत गए। अयान 24 मील आगे बढ़ चुका था। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अयान के लंबे बाल इधर उधर लहरा रहे थे और उसकी दृष्टि के क्षेत्र में पेड़ तेजी से पीछे हट रहे थे। वे बहुत तेजी से पीछे हट गए और धुंधली छाया में बदल गए। अयान के सामने ठंडी हवा केवल व्यर्थ ही चिल्ला सकती थी। ची! विपरीत आकाश में एक वन गिद्ध दिखाई दिया। ये एक बाज राक्षसी जानवर था। यह मूल प्रत्यावर्तन चरण के प्रथम स्तर पर था। वन गिद्ध ने जब अपने पंख फैलाए तो उसके पंख 10 मीटर लंबे हो गए। वह ऊपर की ओर बढ़ा और अयान की ओर गोता लगाया। भाड़ में जाओ! अयान ने अपनी तलवार घुमाई और एक भयंकर अजगर ने अपनी पूंछ हिलाई। अपने रिश्तेदारों के खतरों का सामना करते हुए
अयान ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। इस कृपाण ड्रैगन की पूंछ वास्तव में बिजली गिरने से निकली थी। कृपाण ऊर्जा कृपाण प्रकाश में बदल गई। उसकी उन्मत्त गति के साथ मिलकर ग्रेट सकल ब्लेड लाइट एक आश्चर्यजनक गति से प्रकाश की किरण में बदल गई। आकाश में रोशनी चमकी और ओरिजिन रिटर्न के प्रथम स्तर पर वन गिद्ध चुपचाप हवा में 2 टुकड़ों में कट गया। फुट एक कृपाण। उन्होंने मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर वन गिद्ध को मारने के लिए केवल एक कृपाण का उपयोग किया था। उड़ते जहाज पर सवार लोग घबराकर चिल्ला उठे। क्या यही अयान की असली ताकत है? बहुत मजबूत। तीसरा परीक्षा कक्ष। हा 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 हा। अजय रेड्डी ने आलोक सेन के बाल जोर से पकड़ लिए। उसकी आंखें लाल थी और वह बेरहमी से मुस्कुराया। क्या तुम लोग, जिनका उपनाम सेन है, पागल नहीं हो? मुझे दिखाओ कि तुम पागल हो या नहीं। वह अयान, जो केवल नर्म भोजन खाना जानता है, उसने वास्तव में राजकुलीन वंश की एक महिला को मायापुरी व्यापारी संघ के एक बुजुर्ग के रूप में मेरे दादाजी के पद को खारिज करने दिया। तुम्हारा सेन वंश कुछ भी नहीं है। वे तो बस कुत्तों का एक झुंड है जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए गंदगी खा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी औरतों को और मेरे रेड्डी वंश के व्यापार को लूटने की? अजय रेड्डी ने अपना हाथ घुमाया और थप्पड़ मारा। थप्पड़ बहुत जोरदार था, जिससे आलोक सेन के चेहरे पर 5 बैंगनी उंगलियों के निशान पड़ गए। पर अब अजय रेड्डी ने उसकी रक्त लाल आंखों को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, उस बकवास अयान ने अभी तक पहली परीक्षा भी पास नहीं की है। क्या तुम अब भी उस पर भरोसा कर रहे हो कि वह तुम्हें बचाएगा? सपने देखना बंद करो। वह निश्चित रूप से दूसरे परीक्षा हॉल में राक्षसी जानवरों की घेराबंदी में मर जाएगा। अजय रेड्डी जितना अधिक बोलता गया, उतना ही अधिक क्रोधित होता गया, और वह दहाड़ने लगा। जब मैंने सोचा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उस कमीने अयान को नहीं मार सकता, तो मेरा गुस्सा भड़क उठा। उसने मुझसे औरतें छीनने की हिम्मत की है। ठीक है, मैं आज उसे इसका स्वाद चखाऊंगा। इसके साथ ही अजय रेड्डी ने आलोक सेन के पेट पर लात मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने राधिका सेन को जमीन पर फेंक दिया। राधिका। आलोक सेन अपनी पलकें फाड़ने ही वाले थे कि वे पागलों की तरह जमीन से उछल पड़े। हुआंग तियानयू और एक अन्य जियानटियन 8वीं परत विशेषज्ञ एक ही समय में आगे बढ़े और आलोक सेन को जमीन पर जोर से दबा दिया। हुआंग तियानयू ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराया, अच्छी तरह देखो। राधिका सेन पागलों की तरह संघर्ष कर रही थी, लेकिन अजय रेड्डी ने उनका गाउन फाड़ दिया और उनकी पेट की जेब दिखा दी। तुम इंसान नहीं हो, जानवर। तुम सब जानवर हो, राधिका सेन ने बेरहमी से चिल्लाकर कहा। अजय रेड्डी पहले ही अपनी तर्कशक्ति खो चुके थे। उसे राधिका सेन के झगड़े की कोई परवाह नहीं थी। उसने तो बस राधिका सेन के कपड़े जबरदस्ती फाड़ दिए। उड़ते जहाज पर सवार लोग अचंभित रह गए। पर्याप्त। नगर स्वामी आयुष सरदार क्रोधित होकर बोले, अजय रेड्डी, रुकना। अजय रेड्डी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यदि वे इस स्थान में प्रवेश करने का साहस करते हैं, तो वे पहले ही मरने का मन बना चुके हैं। आयुष सरदार इतने गुस्से में थे कि कांपने लगे। वह ऋतिक रेड्डी की ओर देखने लगा और चिल्लाया, बूढ़े मास्टर ऋतिक, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने पोते को कुछ अच्छा करते हुए देख रहे हों? ऋतिक रेड्डी ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने उनकी बात नहीं सुनी। नियमों तो नियम हैं। दानिश दुबे ने अपनी स्टोरेज रिंग के साथ खेलते हुए कहा, किसी को भी प्रतियोगी के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही प्रतियोगी कुछ ऐसा कर रहा हो जो स्वर्ग के लिए अस्वीकार्य हो। हरामी। आयुष सरदार ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई, लेकिन वह आकाश में लौटने में असमर्थ था। जैसे ही अजय रेड्डी राधिका सेन के आखिरी निजी वस्त्र को फाड़ने वाले थे, रुको। दूसरी तरफ से एक ठंडी चीख आई। अजय रेड्डी एक क्षण के लिए रुके, फिर सिर उठाकर देखा तो आशीष दीवान और अन्य लोग उनकी ओर आ रहे थे। क्या आप सेन परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं? अजय रेड्डी ने आशीष दीवान को घूर कर देखा। यहां तक कि आशीष दीवान भी अजय रेड्डी के हाव भाव देखकर हैरान रह गए। अजय रेड्डी की वर्तमान स्थिति अब मानवीय नहीं थी, और वह पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में पहुंच चुका था। आशीष दीवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अजय रेड्डी, आप बिना सिर हिलाए हत्या नहीं कर सकते। आप सचमुच ऐसा करके बहुत आगे जा रहे हैं। अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो क्या होगा? अजय रेड्डी की गर्दन की नसें फड़कने लगीं। आशीष दीवान को भी एक लड़की पसंद थी, सरिता दुबे। इस समय सरिता दुबे उनके पास खड़ी थीं। इस समय अजय रेड्डी की हरकतों का सामना करते हुए आशीष दीवान वास्तव में उदासीन नहीं रह सके। वह केवल आह भरकर कह सके, अजय, मुझे भी सेन परिवार पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। इस समय प्रमुख संप्रदायों के दूत आप पर नजर रख रहे हैं। यदि आप बहुत आगे चले गए, भले ही आपको अच्छा परिणाम मिल जाए, तो कौन सा संप्रदाय आपसे पूछने का साहस करेगा? इन शब्दों ने अजय रेड्डी को सचमुच भयभीत कर दिया। अजय रेड्डी अचानक बहुत शांत हो गए। उसने दांत पीसते हुए लापरवाही से 2 खंजर निकाल लिए। उसने राधिका सेन के बाएं और दाएं कंधे पर चाकू से वार किया और राधिका सेन को जमीन पर गिरा दिया।
राधिका सेन दर्द से कांप उठी, लेकिन उन्होंने एक भी चीख नहीं निकाली। वह अजय रेड्डी को घृणा से घूर रही थी, मानो वह उसे जिंदा ही छील देना चाहती हो। बहन, हमने सेन परिवार के लिए गुहार कब से शुरू कर दी? उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। अजय रेड्डी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अयान से नफरत करते थे। दिनेश दुबे भी वही थे जो बोल रहे थे। भाई अजय, आलोक सेन को मुझे सौंपने के बारे में आपका क्या विचार है? दिनेश दुबे तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़े। अजय रेड्डी दंग रह गए और तुरंत हंस पड़े। अच्छा काम, जिंग भाई। वह आपकी बहन और अन्य लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पुरुषों को यही करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई द्वेष है तो आप किसी सज्जन व्यक्ति से बदला नहीं ले सकते। अजय रेड्डी जोर से हंसे। सेन कबीले के 2 लोग 2 घायल छोटे जानवरों की तरह अकेले और असहाय होकर जमीन पर पड़े थे और जंगली जानवरों के 2 समूहों को उन्हें निर्दयतापूर्वक काटने दे रहे थे। दूसरी ओर, पहला परीक्षा कक्ष 300 मार्ग। अयान पहले परीक्षा हॉल से तेजी से गुजरा और दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंच गया। इस समय दूसरे परीक्षा कक्ष में 99 जियानटियन 5वें स्तर के राक्षसी जानवरों को अनलॉक किया गया था। अयान बिजली पर पैर रखकर आसमान से नीचे उतरा। एक उल्का की तरह इसने राक्षसी जानवरों की घनी सेना के केंद्र पर भारी बमबारी की। बिजली सभी दिशाओं में चमकने लगी और बिजली का एक समुद्र बन गया। 99 राक्षसी जानवरों को एक गोलाकार दायरे में उड़ा दिया गया। हा भाई अजय, ले लो। दिनेश दुबे ने आलोक सेन के सिर पर लात मारी और गेंद की तरह अजय रेड्डी की ओर फेंका। अजय रेड्डी जोर से हंसने लगे और हवा में उछलकर आलोक सेन के सिर पर लात मारकर उन्हें पीछे धकेल दिया। उन दोनों ने एक के बाद एक आलोक सेन को हवा में लात मारी और हर लात एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके तुरंत बाद दिनेश दुबे ने आलोक सेन को अपने चाबुक से जमीन पर पटक दिया। हालांकि आलोक सेन का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी वह बलपूर्वक लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। घुटने टेकना, दिनेश दुबे ने मजाक उड़ाया। वह आगे बढ़ा और आलोक सेन के पैरों पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि आलोक सेन ने दांत पीस लिए और फिर से खड़े हो गए। तस्क तस्क, अजय रेड्डी ने भी कहा। सेन परिवार बहुत कृतघ्न है। उसने विक्रम को भी लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस समय दोनों पक्ष पहले से ही एक साथ आ चुके थे। वे सभी एक दूसरे से कंधे मिलाकर शो देख रहे थे। आलोक सेन ने अपना सिर नीचे किया और सबके सामने घुटने टेक दिए। आलोक सेन की आंखों से लगभग आग निकल रही थी। वह लड़खड़ाकर फिर खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैरों की हड्डियां टूटने ही वाली थीं। मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। दिनेश दुबे ने आगे बढ़कर अपना घुटना आलोक सेन की ठोड़ी पर दे मारा, जिससे उनकी आंखें पीली पड़ गईं और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। किसी समय दिनेश दुबे ने आलोक सेन को लात मारते हुए कहा, यही है तुम्हारे सेन परिवार का भाग्य। तुम्हें घुटने टेककर ईमानदारी से हमारा सामना करना चाहिए। बकवास। आलोक सेन दहाड़े। उनके हाथ सेन परिवार का भाला पकड़े हुए थे और उन्होंने स्वयं को पुनः खड़ा होने के लिए मजबूर किया। आलोक सेन ने सरिता दुबे को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, सरिता, भले ही आपके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार न हो, लेकिन आपको अपने पुराने रिश्ते में मुझे इस तरह अपमानित नहीं होने देना चाहिए। मुझे एक अच्छा सा चाकू दो और एक ही चाकू से मुझे मार दो। आलोक सेन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा, और वह भी सरिता दुबे के सामने। ओह! अजय रेड्डी दंग रह गए और बोले, सरिता, ओह ठीक है, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता। अजय रेड्डी ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपकी सरिता के साथ सगाई असफल रही थी, है ना? ओह! अचानक सभी को एहसास हुआ और याद आया। कई साल पहले जब सेन वंश गौरवशाली था, दुबे वंश ने सेन वंश को खुश करने के लिए सरिता दुबे की सगाई सेन वंश के बड़े बुजुर्ग के पोते आलोक सेन से कर दी थी। लेकिन फिर सेन खानदान ने मना कर दिया, इसलिए यह मामला नहीं सुलझा और सरिता दुबे ने भी आशीष दीवान के दामन में हाथ डाल दिया। जेम्स अग्रवाल ने अपना माथा थपथपाते हुए कहा, मैंने कहा था, बड़े भाई आशीष दीवान वेलकम स्ट्रीट में रहते हुए कैसे गुस्सा हो सकते हैं। जाहिर है सरिता अयान से केवल सुखद भाव से बात कर रही थी। पीछे मुड़कर देखें तो भाई आशीष दीवान को चिंता होनी चाहिए कि सरिता का आलोक सेन के प्रति पुराना प्यार फिर से जाग उठेगा, इसलिए उन्होंने अयान से इतनी विनम्रता से बात की, है ना? सभी को लगा कि आशीष दीवान अयान को अपना प्रेम प्रतिद्वंद्वी मानता है, लेकिन असल में उन्हें लगा कि इसका कारण आलोक सेन है। आखिरकार आलोक सेन और सरिता के बीच मौखिक बातचीत बहुत जल्दी हो गई। उस समय सभी लोग छोटे थे और उन्हें स्पष्ट रूप से याद नहीं था। बाद में जब दुबे वंश का सेन वंश के साथ झगड़ा हुआ तो सभी लोग मौखिक सगाई के अस्तित्व के बारे में भूल गए। हालांकि सरिता दुबे की अभिव्यक्ति जटिल थी। उन्होंने आलोक सेन की ओर देखा और कहा, आलोक सेन, यद्यपि तुम्हारा और मेरा पुराना रिश्ता था, लेकिन वह अब अतीत बन चुका है। पर अब भले ही मैं आपके साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लूं, फिर भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये कहते हुए सरिता दुबे ने आशीष दीवान की ओर देखा।
इसका मतलब ये था कि अगर मैं आलोक सेन के लिए दया की गुहार लगाऊंगा तो आशीष दीवान निश्चित रूप से ईर्ष्या करेंगे। आलोक सेन उदास होकर मुस्कुराए और उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे बस एक चाकू चाहिए था, लेकिन तुमने, सरिता दुबे, मुझे इस बात की भी परवाह नहीं करने दिया कि मैं खुशी से मर भी जाऊं। तुम अभी भी हंस रहे हो। अजय रेड्डी मुस्कुराए और आलोक सेन के पीछे चले गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे आलोक सेन की गर्दन पकड़ ली। तुम्हें हंसने का क्या अधिकार है? घुटनों के बल बैठो और 3 बार हमारे सामने झुको। मैं तुम्हें एक सुखद मौत मरने दूंगा। आलोक सेन उदासीन थे और कभी घुटने नहीं टेकते थे। अजय रेड्डी का दाहिना हाथ अचानक धंस गया। उसने आलोक सेन की गर्दन के पीछे की हड्डी की सिलाई पकड़ ली। हाथ में ताकत आने से आलोक सेन के चेहरे के हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। ये एक प्रकार का दर्द था, दिल खोने और फेफड़े फटने का दर्द। दर्द ऐसा था मानो शरीर में आग की लपटें जल रही हों और आत्मा बुरी तरह से कोड़े खा रही हो। आलोक सेन की पीड़ा भरी आंखें ऊपर की ओर घूमती रहीं। उसकी आंखों के कोनों से खून और आंसू बहने लगे और उसका पूरा शरीर ऐंठने लगा। दर्द हो रहा है क्या? अजय रेड्डी ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर दर्द हो तो घुटनों के बल बैठ जाओ और प्रणाम करो। मैं तुरंत छोड़ दूंगा। आलोक सेन इतने दर्द में थे कि वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और उनके मुंह से लगातार सफेद झाग निकल रहा था। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे मुस्कुरा उठे और उनके सिर के बाल सुन्न हो गए। जब अजय रेड्डी ने ऐसा किया तो उनके चेहरे पर सचमुच मुस्कान आ गई। घुटने टेको और प्रणाम करो। अजय रेड्डी मुस्कुराए और अपनी ताकत बढ़ा ली। आलोक सेन पहले से ही इतने दर्द में थे कि वे आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन उनकी गर्दन के पीछे का हिस्सा दब गया था और वे हिलने की भी ताकत नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि इस यातना पद्धति के कारण आलोक सेन बेहोश नहीं हो पाए। आलोक सेन का चेहरा पहले से ही पूरी तरह से खून से रहित था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका गला खिलखिलाकर हंस रहा था, 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 खिलखिलाकर हंस रहा था। ये देखकर कि आलोक सेन अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है, अजय रेड्डी की ताकत फिर से बढ़ गई। इस बार अमानवीय पीड़ा से आलोक सेन का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसका शरीर भागने लगा। ये पुनर्तः अचेतन व्यवहार था। ये तीव्र दर्द के कारण उत्पन्न एक अचेतन ऐंठन थी। दिनेश दुबे ने आंखें बड़ी करके कहा, वाह, पता चला कि इंसान का दर्द अपनी सीमा तक पहुंच गया है। उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया। इससे भी बेहतर कुछ है। अजय रेड्डी ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से आलोक सेन की गर्दन के पीछे की तरफ चुटकी काटी और अपनी दाहिनी कोहनी को आलोक सेन की रीढ़ की हड्डी पर दबाया। इस बार आलोक सेन ने अपनी आंखें घुमाई और सफेद झाग थूक दिया। उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसके पैरों और हाथों में सचमुच ऐंठन होने लगी और वे अजीब कोण पर मुड़ने लगे। मानव शरीर का आकार लगभग मानवीय दायरे से बाहर था। हालांकि वह फिर भी घुटने नहीं टेके। दूसरा परीक्षा कक्ष। अयान का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो रहा था। आलोक सेन, यह आलोक सेन है। अयान पागल होने वाला था। उन शापित राक्षसी जानवरों ने उनमें से कई को मार डाला और एक के बाद एक बाहर आ गए। इस समय अयान ने अभी शेर के सिर में अपना ब्रांड घुसाया ही था कि तभी कुछ और राक्षसी जानवर उस पर टूट पड़े। इस समय राक्षसी जानवरों की संख्या पहले ही कुल 100 तक पहुंच चुकी थी। नहीं, मैं इतनी परवाह नहीं कर सकता। अयान निर्दयी था। उसने अपना प्रसिद्ध ब्रांड निकाला और उसे काले ब्लेड पर 3 बार घुमाया। इसके तुरंत बाद उसके हाथों पर मुहरें बन गईं। उसने पहले मौसम की जानकारी उगल दी और बहुत तेज बिजली के साथ थंडर किंग सील का निर्माण हो गया। बिजली का गोला बड़ा और बड़ा होता गया और अपने सामने के सभी राक्षसी जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। हाउ लाइटनिंग की अपनी क्षति थी। यद्यपि यह अधिक नहीं था, फिर भी राक्षसी जानवरों के इस समूह से निपटना पहले से ही पर्याप्त था। बिजली के एक बोल्ट ने न केवल राक्षसी जानवरों की गति को धीमा कर दिया, बल्कि उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, विशेष रूप से उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा दिया। नए राक्षसी जानवर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि अयान ने अपनी पिछली उन्मत्त दौड़ में पहले ही दोनों स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर लिया था। बिजली के इस बोल्ट ने अयान के पिछले मौसम को लगभग खत्म कर दिया था। उन्होंने एक हाथ से शेर के सिर में तलवार घुसाकर उसे पुनः चार्ज किया, जबकि दूसरे हाथ से अपनी तलवार लहराकर अधमरे राक्षसी जानवरों को भगाया। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया। अयान ने हाउ लाइटनिंग की कीमत पर राक्षसी जानवरों पर हमला करने के लिए मौसम का अंतिम उपयोग कर लिया था। अंततः ये प्रसिद्ध ब्रांडों से भर गया। अरे, लगता है आलोक सेन मर रहे हैं। अयान को नहीं पता था कि आज आलोक सेन के प्रति उसकी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों थीं। शायद उनके रिश्तेदारों को भी मरने से पहले ऐसी ही अजीब सी अनुभूति हुई होगी। हालांकि अब वह इसकी परवाह नहीं कर सकता था। उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया और नाम पट्टिका को तीसरे परीक्षा भवन की रोशनी वाली दीवार में घुसाते हुए बाहर निकल गया। प्रकाश की दीवार अंततः खुल गई।
ये दृश्य देखकर दर्शक लगभग जोर से जयकार करने लगे। अयान यहाँ है। वह वास्तव में अभेद्य मूल वापसी मार्ग से गुजर गया और तीसरे परीक्षा हॉल में चला गया। सुंदर। एल्डर सलोनी ने अचानक अपनी मुट्ठी हिलाई। उड़ते जहाज पर दानिश दुबे ने अचानक पलटकर सिटी लॉर्ड आयुष सरदार से कहा, सिटी लॉर्ड, क्या आप उसे सूचित करना भूल गए? अयान के पहले परीक्षा हॉल के अंत और दूसरे परीक्षा हॉल से गुजरने की प्रक्रिया इतनी चौंकाने वाली थी कि आयुष सरदार इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने केवल देखा और वास्तव में इसकी घोषणा करना ही भूल गए। दानिश दुबे को चिंता थी कि उनके दुबे कबीले पर अयान द्वारा हमला किया जाएगा, इसलिए उन्हें याद आया कि यह महत्वपूर्ण काम अभी तक नहीं हुआ था। नगर स्वामी आयुष सरदार एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर लैंगशेंग चिल्लाया, मायापुरी नगर, रायगढ़ टाउन के सेन वंश के शिष्य अयान ने 17वें घंटे में पहला परीक्षा हॉल पास किया और 3 अंक प्राप्त किए। रिपोर्टिंग में देरी के कारण मैं आपको सूचित करता हूं कि अयान दूसरे परीक्षा हॉल से गुजर चुका है और तीसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश कर चुका है। आयुष सरदार की घोषणा के समय ही अयान तीसरे परीक्षा हॉल में पहुंच चुका था। दूरी में लोगों का समूह आलोक सेन को गालियां दे रहा था। तभी अचानक उन्हें आसमान से एक आवाज सुनाई दी और वे थोड़ा चौंक गए। ओह! आशीष दीवान ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, मुझे लगा कि वह पहले परीक्षा हॉल में ही मर चुका है, लेकिन यह अजीब है। अपनी ताकत के कारण उन्हें इतनी देर से नहीं आना चाहिए था। अजय रेड्डी उत्साह से हंसे, अच्छा हुआ कि मैं नहीं मरा। मैंने खुद ही उसे मार डाला ताकि मैं उसका बदला ले सकूं। तीसरे परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर अयान उड़ता हुआ चला गया। वह जल्दी से बुदबुदाया, आलोक सेन, बहन राधिका, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मत मरो। लेकिन चारों ओर देखने पर पता चला कि तीसरे परीक्षा हॉल का माहौल बेहद जटिल था। ये एक पर्वतीय क्षेत्र था जिसमें एक दूसरे पर अतिव्यापी पहाड़ियां थीं। यहाँ पहाड़, नदियां और जंगल की घाटियां थीं और ऊंचे ऊंचे पेड़ बादलों को चीरते हुए दिखाई देते थे। ऐसी जगह पर नंगी आंखों से किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अयान का पहला काम पेड़ की ओर इशारा करना था। वह पेड़ की चोटी तक दौड़ता हुआ गया। फिर वह आकाश में उड़ गया और तेजी से अपनी नजरें चारों दिशाओं में घुमाने लगा। यह अफसोस की बात थी कि पेड़ घने थे। ऊंचे स्थान से नीचे देखने पर पेड़ों के तने और विशाल जंगल दिखाई देते थे। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय आलोक सेन और अन्य लोग एक घाटी में एक बड़े खुले स्थान पर थे, जो दोनों ओर से ऊंचे हरे पहाड़ों से घिरा हुआ था। चूंकि अयान यहाँ है, तो ये कचरा बेकार है। अजय रेड्डी की आलोक सेन में रुचि खत्म हो गई और अंततः उसने उसका क्रूर दाहिना हाथ छोड़ दिया। आलोक सेन जोर से थप्पड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आलोक सेन, आप कैसे हैं? राधिका सेन को कुछ ही दूरी पर खंजरों से जमीन पर घोंप दिया गया। वह पूरी ताकत से आलोक सेन पर चिल्लाई, लेकिन आलोक सेन पहले से ही बेहोशी की हालत में थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर कि अजय रेड्डी एक ही तलवार के वार से आलोक सेन का सिर काटने वाला था, आशीष दीवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे और अयान के एक दूसरे को खोजने के बजाय क्यों न हम इस आलोक सेन की मदद लें। ओह, मुझे आपकी बात का अर्थ समझ में आ गया। अजय रेड्डी मुस्कुराए। वह नीचे झुका और अपनी तर्जनी उंगली पर मौसम का हाल लिखा। तभी उनकी तर्जनी अंगुली ने आलोक सेन की तीसरी रीढ़ पर जोरदार वार किया। आहा। तीव्र दर्द के कारण आलोक सेन की दयनीय चीख बादलों को चीरती हुई निकल गई। आलोक सेन। अयान ने तुरंत आलोक सेन की स्थिति पर कब्जा कर लिया। वह हवा में ही से वापस पेड़ की चोटी पर उतरा। उसने अपने पैरों की उंगलियों से पेड़ की चोटी की ओर इशारा किया और तिरछे रास्ते से बाहर निकल गया। फिर उसने अपने पैरों से दूसरे पेड़ की ओर इशारा किया और पुनः दौड़ पड़ा। वह पेड़ों के बीच उछलता और चक्कर लगाता रहा। 10 मिनट से भी कम समय में वह घाटी पर पहुंच गया। जब अयान ने ऊंचे स्थान से नीचे का दृश्य देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसकी पलकें फटने को हो गईं। अजय रेड्डी और आशीष दीवान की टीमें शो देखते समय एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। दोनों टीमों के बीच में आलोक सेन थे, जो खून में लथपथ अधमरे पड़े थे, और राधिका सेन, जिन्हें खंजर से जमीन पर ठोंका गया था। क्या वह अंततः यहाँ है? अजय रेड्डी ने भी अयान को देखा। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, अयान, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि कैसे मैंने तुम्हारे सेन वंश के बदमाशों को जानवरों की तरह मार डाला। इसके साथ ही अजय रेड्डी की तलवार आलोक सेन की गर्दन पर वार करने लगी। आलोक सेन। अयान की आंखों से लगभग खून बह रहा था। हालांकि वह अभी भी हवा में आलोक सेन से कुछ दूरी पर थे, इसलिए वह समय रहते आलोक सेन को नहीं बचा सके। इस महत्वपूर्ण क्षण में अयान को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत ही विशाल कृपाण को 3 बार झटका और उसकी उंगलियां बिजली की तरह चमक उठीं। थंडर किंग सील, अत्याचारी बिजली शरीर। टायरानिकल लाइटनिंग बॉडी पाम की सफलता के साथ अयान के शरीर में बिजली की ऊर्जा तुरंत फट गई। ये एकमात्र ऐसा युद्ध कौशल था जिसे अयान अपने पिछले मौसम का कोई भी उपयोग किए बिना सबसे तेज गति से प्रदर्शित कर सकता था।
अत्याचारी बिजली शरीर ने अयान के पूरे शरीर को बिजली में लपेट दिया। वह गुस्से में आकाश से नीचे की ओर दौड़ा, गिरने की शक्ति के साथ साथ जिस गति से उसके पैर हवा में उठे थे उससे भी प्रेरणा लेते हुए। एक क्षण के लिए अयान एक लुढ़कते हुए बिजली के उल्कापिंड में बदल गया जिसके पीछे बिजली की एक लंबी पूंछ थी। उसके प्रचंड वेग के कारण हवा फट गई और आकाश में एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी भूत के रोने जैसी थी। अजय, रास्ते से अलग हटें। आशीष दीवान ने अपना सिर उठाया और अयान को नीचे उतरते हुए देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। उसका पूरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या? अजय रेड्डी की तलवार पहले से ही आधी नीचे थी और उसने अवचेतन रूप से उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। आकाश में अयान जमीन से 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसकी भयावह शक्ति पहले से 9 गुना अधिक थी और जब वह इस दूरी तक, यहां तक कि जमीन से 100 मीटर की दूरी तक भी पहुंचा तो तेज हवा का दबाव पैदा हो गया। अयान के पहुंचने से पहले ही 100 मीटर दूर हवा का दबाव आ गया था। नीचे मौजूद हर व्यक्ति आकाश से उतरती दमनकारी शक्ति को महसूस कर सकता था। तूफान के कारण उनके शरीर कांपने लगे और वे मजबूती से खड़े होने में असमर्थ हो गए। ये कैसा युद्ध कौशल है? अजय रेड्डी की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर उसने आलोक सेन को दोबारा मारा तो उसके पास उसे मारने का समय तो जरूर होगा, लेकिन वह बच नहीं पाएगा। अजय रेड्डी को अब हत्या की कोई परवाह नहीं थी और वह जल्दी से पीछे की ओर कूद गया। बाकी सभी लोग पलटकर भाग गए तथा वहां से शीघ्रता से निकल जाने का इरादा कर रहे थे। अयान एक उल्का की तरह था। ये सीधे भीड़ में जा गिरा और आलोक सेन और राधिका सेन के बीच जा गिरा। ये स्प्रिंट अयान के इतिहास में सबसे मजबूत कहा जा सकता है। 23,400 जिन की 9 गुना ताकत तथा ऊपर से नीचे तक चार्ज द्वारा लाई गई भयानक जड़ता के कारण अयान के चार्ज की ताकत 30,000 जिन से भी अधिक हो गई। धमाका! यह ऐसा था जैसे कोई उल्कापिंड जमीन से टकराया हो। यह आरोप वास्तव में 3 किलोमीटर के दायरे में था। जमीन तुरंत टुकड़ों में टूट गई और एक धमाके की तरह आसमान में उछल गई। पेड़, फूल और चट्टानें सभी अपने विनाश से बचने में असमर्थ थे। अनगिनत चीजें आसमान में उड़ गईं और सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने से पहले ही वे टुकड़ों में बिखर गईं। हेवंस! अजय रेड्डी और अन्य लोग पहले ही लगभग 100 मीटर तक भाग चुके थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे इस तरह सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन जब उसने पलटकर देखा कि अयान ने जमीन पर उतरते ही क्या अद्भुत दृश्य बना दिया था तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। इससे पहले कि अजय रेड्डी अपने उद्गार का अंतिम शब्द बोल पाते, उनका पूरा शरीर गर्जन करती लहरों में समा गया। जिस समय अयान उतरा, उसने उसी समय आलोक सेन और राधिका सेन की रक्षा के लिए शैडो स्टेप्स का उपयोग किया और उनकी जान बचाई। इस बार आकाश में उड़ते जहाज पर केवल दर्शक ही नहीं थे। यहां तक कि संप्रदाय के दूत भी, जो बड़े दृश्य देखने के आदी थे, अचंभित रह गए। अजय रेड्डी ज्वार की चपेट में आ गए। उन्होंने तुरंत मौसम को नियंत्रित किया और अपने सामने एक हवाई ढाल खड़ी कर दी। वह हवाई ढाल के पीछे छिप गया और उसे दोनों हाथों से सहारा दिया। हालांकि उसका शरीर अभी भी पीछे हट रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये वायु कवच केवल 1 सेकंड तक ही टिका रहा और फिर ढह गया। अरे यार, ये क्या बकवास है? अजय रेड्डी ने दहाड़ते हुए तुरंत दूसरा हवाई कवच खड़ा कर दिया। 1 सेकंड के भीतर ही दूसरा एयर शील्ड भी टूट गया। उन्होंने तीसरी वायु ढाल बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की, लेकिन फिर भी वह टूट गई। एक क्षण के लिए अजय रेड्डी निराशा में डूब गए। उसने सोचा कि वह इस दुर्भाग्य से बच नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वह पीले झरनों की ओर भागने वाला था, भयावह आघात तरंग रुक गई। केवल तूफान अभी भी गरज रहा था। अयान ने जमीन पर हमला करने के लिए जिस शॉकवेव का इस्तेमाल किया वह सबसे शक्तिशाली थी। इस प्रकार की प्रघात तरंग स्वाभाविक रूप से जमीन को छूते ही शीघ्रता से आती और चली जाती थी। अन्य दिशाओं में आशीष दीवान और अन्य लोगों का अनुभव भी अजय रेड्डी जैसा ही था। हालांकि आशीष दीवान और अजय रेड्डी के अलावा अन्य लोग कमोबेश अलग अलग स्तर पर घायल हुए। इतना कि आशीष दीवान वहीं पर स्तब्ध रह गए और आसमान में बेतहाशा उड़ते पहाड़ के पत्थरों और पेड़ों के टुकड़ों को देखने लगे। वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन कहने लगा, अगर इस बार अयान का हमला जमीन पर न होकर हम पर होता तो परिणाम। ये सोचते सोचते आशीष दीवान का माथा पसीने से लथपथ हो गया। दूसरी ओर अयान के जमीन पर उतरने के बाद उसने तुरंत तानाशाह बिजली शरीर को विघटित कर दिया। प्रांतीय राज्य में ये कदम केवल 5 सेकंड तक ही चल सका। इस समय अयान की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और उसकी शेष शक्ति केवल 3 सेकंड तक ही टिक सकती थी। इसलिए उसने बुद्धिमानी से अपनी शक्ति को संरक्षित करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने अत्याचारी थंडर बॉडी को संरक्षित करने के लिए केवल 1 सेकंड का उपयोग किया। साथ ही इसका यह भी अर्थ था कि अयान की शक्ति आधी से भी कम बची थी। आलोक सेन, बहन राधिका, क्या आप ठीक हैं? अयान नाराज भी था और खुश भी। वह इस बात से नाराज थे कि अजय रेड्डी और अन्य लोगों ने आलोक सेन और सिस्टर राधिका के साथ क्या किया था। सौभाग्यवश उसने पहले ही 2 कायाकल्प गोलियां बचाकर रख ली थीं,
इसलिए वह उन्हें खाने को तैयार नहीं था। अयान ने तुरंत उन दोनों को स्प्रिंग रिस्टोरेशन पिल खिला दी, तभी उसके दिल में राहत की सांस आई। कोई बात नहीं, आलोक सेन और बहन राधिका सेन बच गए। दृश्य को फिर से देखने पर पहले इस विशाल समतल भूमि पर कुछ पेड़ खड़े थे, लेकिन इस समय अयान ने उन्हें उड़ाकर वास्तविक समतल भूमि में बदल दिया। अजय रेड्डी और आशीष दीवान की टीम ने 2 अलग-अलग दिशाओं से जांच की और आधे रास्ते में एक साथ एकत्र हो गई। ये अजय रेड्डी की आंखों के कोने फड़क उठे। उसने दूर से अयान को देखा और डरते हुए कहा, उसकी ताकत इस स्तर पर क्यों है? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागो। अन्य लोगों के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। सचमुच उनमें अयान के ऐसे भयानक हमले को सहने का साहस नहीं था। घबराए नहीं, आशीष दीवान शांत रहे। उन्होंने दूर से अयान को देखा और विश्लेषण किया। ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आभा बहुत कम हो गई है। अभी अभी हुए उस आरोप में मुझे संदेह है कि उसने कोई ऐसी गोली खा ली थी जिससे उसकी ताकत जल गई, या फिर उसने सीधे अपना दांत जला लिया। यह सही है। अजय रेड्डी के चेहरे पर अचानक नरमी आ गई। तुमने सच कहा। अयान ने आलोक सेन और राधिका सेन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चिंतित होकर बोला, तुम दोनों ही क्यों हो? बाकी भाई बहन कहाँ हैं? आलोक सेन ने स्प्रिंग रिकवरी पिल खाने के बाद उनका शरीर तेजी से ठीक होने लगा। वह मुश्किल से बोल पा रहा था, इसलिए उसने सांस लेते हुए कहा, आराम करो, चिंता मत करो। राधिका सेन और मैं पहले ही एक दूसरे से अलग हो गए थे ताकि वे परेशानी में न पड़ें। अच्छी बात है। अयान ने राहत की बड़ी सांस ली। फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और दूर खड़े दुश्मन पर नजरें गड़ा दी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, आलोक सेन, बहन राधिका, आप लोग रुकिए, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। आलोक सेन ने अयान की बांह पकड़ ली और बोले, छोटे अयान, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ कुल 17 विशेषज्ञ हैं, आपके पास केवल एक ही है। राधिका सेन ने यह भी कहा, मैं किसी और से ज्यादा बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन छोटे अयान, तुम मर नहीं सकते, आवेगपूर्ण मत बनो। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने वे शब्द नहीं कहे। अयान ने उन दोनों को इतनी भयानक स्थिति में प्रताड़ित होते हुए देखा था और वे अभी भी उसके लिए चिंतित थे। वह बहुत भावुक हो गया, लेकिन इस तरह की भावना तुरंत क्रोध में बदल गई। अयान ने सिर हिलाकर धीमी आवाज में कहा, मरने में क्या बुराई है? एकांत में जीने की अपेक्षा स्वच्छ युद्ध में मरना बेहतर है। इतना कहकर अयान ने उन दोनों की बात अनसुनी कर दी और विशाल कृपान उठाकर दुश्मन की ओर चल दिया। उसी समय उसने अपने पास इकट्ठा किया हुआ दानव मूल फल अपने मुंह में ठूंस लिया और मुंह भर चबाने के बाद उसे निगल लिया। इस प्रकार अयान की ताकत और मौसम ठीक होने लगा था। हालांकि दानव मूल फल आखिरकार एक औषधीय गोली नहीं थी। इसके औषधीय गुण औषधीय गोलियों की तुलना में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। हालांकि जो औषधीय गुण तुरंत सामने आए वे औषधीय गोलियों के आधे ही थे। अयान का चेहरा उदास था और वह कदम दर कदम अपने दुश्मनों की ओर बढ़ रहा था। विशालकाय कृपान की धार को उबड़ खाबड़ जमीन पर घसीटा गया, जिससे घर्षण के कारण एक तीखी आवाज हुई। आप सभी मरने के लायक हैं। अयान ने दांत पीस लिए। हा, शेखी बघारो। अजय रेड्डी ने हिम्मत जुटाई और मजाक उड़ाते हुए कहा, आप अभी यह भी नहीं देखते कि आप कैसे हैं? अपनी अर्धमृत अवस्था में तुम वास्तव में पागलपन की तरह बोलने की हिम्मत कर रहे हो। हुआंग तियान्यू अजय रेड्डी के पीछे छिप गया और भयावह रूप से बोला, अयान की चालें बहुत अजीब हैं। बस इस स्थिति में आइए हम 17 विशेषज्ञों के साथ चलें। अब चेहरे की चिंता मत करो। यह सही है, मैं भी यही सोचता हूँ। हुआंग तियान्यू की बातें सुनकर अजय रेड्डी के चेहरे पर ऐसा भाव आया कि मेरा दिल छू गया और उन्होंने आंखों ही आंखों में आशीष दीवान से पूछा। आशीष दीवान ने सिर हिलाया, एक एक करके, ऐसी जगह पर यह बेवकूफ़ी करने जैसा ही है। मैं अयान पर एक साथ हमला करने के लिए सहमत हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दोनों टीमों के कुल 17 लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए। दिनेश दुबे और ईशान के अलावा अन्य लोग जियांटियन 8वीं परत के विशेषज्ञ थे, जबकि अजय रेड्डी और आशीष दीवान भयानक जियांटियन 9वीं परत के विशेषज्ञ थे। यद्यपि अयान गुस्से में था, लेकिन उसका मन बहुत शांत था। उसके सामने खड़े 17 लोग कोई साधारण राक्षसी जानवर नहीं थे, बल्कि वे वास्तविक विशेषज्ञ थे, अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट। वे न केवल मार्शल आर्ट तकनीक जानते थे, बल्कि वे बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक भी जानते थे। मेरे साथ आइए। सही समय पर अपनी आधी से भी कम ताकत के साथ अयान बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन की ओर बढ़ गया। उड़ते जहाज पर वह व्यक्ति जो कभी अयान टाउन चुनाव का मुख्य न्यायाधीश रह चुका था, बोला, एक बनाम 17 विशेषज्ञ, इस बार अयान बहुत जोखिम भरा खेल खेल रहा है। हाँ, नगर के राजा ने उदास चेहरे के साथ सिर हिलाया। इसके अलावा वे सभी 17 अयान से ऊंचे क्षेत्र में हैं। अगर इस बार अयान के पास कोई मजबूत तुरुप का पत्ता नहीं है, तो मुझे डर है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नीचे भाइयों, जाओ, जो भी अयान का सिर लाएगा, मैं उसे 1 साल तक फूलों की शराब पिलाऊंगा। अजय रेड्डी ने अपने 10 अधीनस्थों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। आशीष दीवान ने भी अपने लोगों को इशारा किया, जाओ,
परिस्थिति के अनुकूल ढलने में सावधान रहें। वे 17 लोग सुबह सुबह ही निकल पड़े और अयान की ओर एक तेज लहर की तरह दौड़ पड़े। अयान ने मूल रूप से उनके खिलाफ 10 सेकंड से अधिक समय तक लड़ने की योजना बनाई थी। अंतिम लड़ाई का फैसला करने से पहले थंडर किंग की सील लाइटनिंग के लिए बिजली इकट्ठा करना था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि 17 विशेषज्ञ शुरू से ही इतनी तीव्रता से हमला करेंगे, जिससे अयान को युद्धाभ्यास करने का मौका ही नहीं मिला। मौसम अब थोड़ा ठीक हो गया था, इसलिए वह अपनी सारी ऊर्जा एक बार में ही निकाल सकता था। कठिन लड़ाई। मैं, अयान, तुमसे डरता हूं। चलो देखते हैं कौन अधिक कठोर है। अयान ने अपनी छाती पर जोर से मुक्का मारा और उसके दोनों हाथ तुरंत फैल गए। मौसम की पहली लहर के साथ ही वे 17 लोग आगे बढ़ गए। यद्यपि उनकी पहली लहरें एक साथ नहीं आ सकी, फिर भी जब वे एक साथ आगे बढ़ी तो उनका वेग बहुत अधिक था। दूसरी ओर अयान अकेला था, कुल 17 विशेषज्ञों का सामना करते हुए, जो उससे ऊंचे क्षेत्र में थे। उसने भी आगे बढ़ने का साहस किया और समुद्र में एजो ड्रैगन की एक चाल छोड़ी। दूसरी ओर 17 विशेषज्ञों में जबरदस्त गति थी, मानो वे हजारों घोड़ों की तरह सर पर दौड़ रहे हों। इस तरफ अयान ने अकेले ही सभी नायकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक उग्र तूफान में तब्दील हो गया और बिना किसी डर के उनका स्वागत किया। घाटी के दोनों ओर स्थित 2 हरे भरे पहाड़ों की ढलानों पर पहले से ही काफी प्रतिभागी मौजूद थे, जो खबर सुनते ही दौड़े चले आए। वे सभी इस दृश्य को अपने चेहरे पर भय के भाव के साथ देख रहे थे। वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाए कि यह जियानटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई थी। शुल्क, आशीष दीवान और अजय रेड्डी ने बढ़त बना ली। मौसम लगातार अच्छा होता जा रहा था। अयान ने दांत पीस लिए और उसके माथे की नसें जोर से उछलने लगीं। उन्हें धमाका करो। आलोक सेन बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण कर पा रहे थे। उमड़ते दृश्य को देखकर वह अपनी मुठियां भींचने से नहीं रोक सका। अंततः दोनों पक्ष आधिकारिक रूप से जुड़ गए। नीला ड्रैगन, बाहर समुद्र। अयान दहाड़ा और तुरंत ही अन्य 17 विशेषज्ञों से टकरा गया। अजय रेड्डी हताश होकर चिल्लाया। धमाका। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हवा की एक गोलाकार लहर सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि वहां जमीन से कोई पेड़ या चट्टान बाहर नहीं निकली हुई थी। हवा की लहर केवल लुढ़क कर दूर तक फैल सकती थी। मौसम के दो पहलुओं के बीच टकराव अभूतपूर्व रूप से तीव्र था। हालांकि सभी की दिल की धड़कनें रुकने वाली थीं। वास्तव में मैं इसे संभाल सकता हूं, किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। देखो, दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। अयान अकेले ही 17 विशेषज्ञों के आरोप का सामना करने में कामयाब रहा है। धत तेरी की। इसलिए अयान के इस कदम को एजो ड्रैगन गोइंग आउट टू सी कहा जाता है। मैंने अंततः इस चार्जिंग मार्शल कौशल का नाम सुना। दरअसल जब अयान का एजो ड्रैगन समुद्र में गया तो उसे मैदान के बीच में 17 विशेषज्ञों ने दबा दिया, जिससे वह आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि 17 विशेषज्ञों के लिए भी यही सच था। ये संभव नहीं है, अजय रेड्डी चिल्लाया। 17 लोग अकेले उसे नहीं हरा सकते। आप सभी अपनी पूरी ताकत लगाएं। 17 विशेषज्ञ क्रोध से दहाड़ने लगे। पहले मौसम में सुधार की अभी भी गुंजाइश थी। जहां तक अयान का प्रश्न है, उसे पहले से ही एक अधिक शक्तिशाली दमनकारी बल द्वारा दबाया जा चुका था, जिसके कारण उसके पैर धीरे धीरे जमीन पर पीछे की ओर खिसक रहे थे। हालांकि वह अभी भी शांत था और उसकी आंखों में तेज ब्लेड जैसी रोशनी चमक रही थी। अयान का पूरा दाहिना हाथ फूल गया, उसकी मांसपेशियां ऐंठ गईं। वह बहुत अधिक शक्ति लेकर आया और उसने एक विशाल तलवार उठाई जो जमीन में घुस गई। तोड़ना। अयान के शब्दों का पालन करते हुए एजो ड्रैगन ने अपने हमले के दूसरे भाग में आकार ले लिया। एक लंबे वार के साथ 20 मीटर ऊंची अर्धचंद्राकार कृपान क्यूई आसमान में उड़ गई। क्या? हाँ, अजय रेड्डी पागल हो रहा था। 20 मीटर की कृपान क्यूई, यह एक जियांटियन छठी परत मार्शल कलाकार द्वारा कैसे जारी किया जा सकता है? जब अयान का एजो ड्रैगन समुद्र में गया तो उसकी चाल के अंतिम आधे भाग में बनी कृपान क्यू सामान्य परिस्थितियों में छोड़ी गई क्यू से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ठीक उसी तरह जैसे आकाश से उतरते समय उसने आक्रमण किया था, नीला ड्रैगन समुद्र में गया और जब वह शक्तिशाली था तब भी शक्तिशाली था। इस बार एजो ड्रैगन 17 लोगों पर बमबारी करने के लिए समुद्र में गया। दोनों पक्षों के बीच टकराव के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्र दबाव ने ड्राइंग ब्लेड शैली की शक्ति को दोगुना कर दिया। ड्राइंग ब्लेड शैली मूल रूप से ब्लेड खींचने पर उत्पन्न विस्फोटक बल था, लेकिन 17 लोगों के दबाव में यह स्पष्ट था कि विस्फोटक बल कितना शक्तिशाली था। 20 मीटर की कृपान क्यूई, एक क्षण में ही उसने प्रतिद्वंद्वी के 17 विशेषज्ञों को परास्त कर दिया। 4 शीर्ष विशेषज्ञों अजय रेड्डी, आशीष दीवान, जेम्स अग्रवाल और सरिता दुबे ने तुरंत जियांटियन शील्ड जारी की। 20 मीटर लंबी कृपान ढाल से टकराई, जिससे चारों ने एक के बाद एक खून की उल्टियां की, लेकिन वे दोनों और उड़ गए। आशीष दीवान ने अपने छोटे भाई ईशान को पकड़ लिया, जबकि सरिता दुबे ने दिनेश दुबे को पकड़ लिया, जिससे दोनों की जान बच गई। हालांकि अन्य 11 इतने भाग्यशाली नहीं थे। यद्यपि 20 मीटर की कृपान क्यूई बहुत ऊंची थी, लेकिन यह पर्याप्त चौड़ी नहीं थी।
इसमें 11 में से केवल 7 लोग ही शामिल थे। उनमें से 4 अपनी स्थिति से थोड़ा हट गए और बगल की ओर गिर गए। हालांकि 7 मार्शल कलाकार जो कृपान क्यूई का सामना कर रहे थे, उन्होंने एक दयनीय चीख भी नहीं निकाली। वे सभी कृपान क्यूई द्वारा नष्ट कर दिए गए। कृपान क्यू 20 से 30 मीटर दूर तक उड़ी, फिर फैलकर आकाश और पृथ्वी में बिखर गई। अयान ने बड़ी तलवार को जमीन में घोंपते हुए हौंकते हुए कहा कि वह अत्यधिक ताकत के कारण लगभग एक घुटने पर बैठ गया। अजय रेड्डी और आशीष दीवान उनसे कुछ ही दूरी पर जमीन से ऊपर चढ़े। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे 7 टूटी हुई टहनियां बिखरी पड़ी थीं। अयान हौंक रहा था। अजय रेड्डी और अन्य लोग हैरान थे। इसी समय एक घबराई हुई चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। आह, राक्षस, राक्षस, मैं अब और नहीं लड़ूंगा, मैं अभी भी जीना चाहता हूं। दौड़ना। अजय रेड्डी की ओर से उन कुछ लोगों में से एक, जिन्हें जीवन भाई कहा जा सकता है, ने वास्तव में चीख चीख कर अपनी जान बचाने के लिए अपने प्रसिद्ध ब्रांड फेंक दिए। एक व्यक्ति बच निकला, जिसके तुरंत बाद एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अन्य विशेषज्ञ भी भाग निकले। इस बार अजय रेड्डी का चेहरा सब्जी की तरह मुरझाया हुआ था, मानो अयान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो, और उसका हाव भाव इतना भद्दा था मानो वह शोक मना रहा हो। हुआंग तियानयू। अजय रेड्डी ने जल्दी से हुआंग तियानयू को पकड़ लिया, जो भागने की योजना बना रहा था, और गुस्से से कहा, अन्य कचरे के भागने के बारे में भूल जाओ। क्या तुम भी मुझे धोखा देना चाहते हो? मैं हुआंग तियानयू इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुम काय कमीने। अजय रेड्डी ने अपनी तलवार से हुआंग तियानयू का सिर काट दिया। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंतिम परिणाम ऐसा होगा। फिर अजय रेड्डी इतना पागल हो गया कि उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अयान के एजो ड्रैगन ने पूरे शहर के चयन में सबसे मजबूत टीम को सीधे तौर पर विघटित कर दिया था, अजय रेड्डी को अकेला छोड़कर। दूसरी ओर आशीष दीवान की टीम अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित थी और कोई भी बच नहीं सका। सरिता दुबे सबसे पहले सामने आए। उसने अपने हाथ से दिनेश दुबे और ईशान को पीछे धकेल दिया। तुम दोनों दूर जाकर देखो, यहाँ की लड़ाई आपकी क्षमता से कहीं परे है। भाई, ईशान ने आशीष दीवान की ओर देखा। आशीष दीवान ने सिर हिलाया। जाओ, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। दिनेश दुबे और ईशान ने एक दूसरे को देखा, गुस्से से पैर पटके और दूर भाग गए। अंत में केवल आशीष दीवान, अजय रेड्डी, जेम्स अग्रवाल और सरिता दुबे ही बचे। पहाड़ के दोनों ओर सभी प्रतियोगी हवा की दिशा पर भी नजर रख रहे थे। अयान और उन चारों के बीच लड़ाई का परिणाम सीधे शहर के चयन की अंतिम दिशा को निर्धारित करेगा। ये सिर्फ अयान और उसके दुश्मनों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह उन अन्य प्रतियोगियों के बीच भी लड़ाई थी जो प्रसिद्ध ब्रांडों पर कब्जा करना चाहते थे। अजय रेड्डी की तरफ से कुल 11 प्रसिद्ध ब्रांड जमीन पर गिरे, दोनों मारे गए और भाग गए। जहां तक अजय रेड्डी और आशीष दीवान की 2 टीमों की बात है, तो उन्होंने कुल 25 प्रसिद्ध ब्रांड छीन लिए, जबकि उनकी अपनी टीमों को मिलाकर कुल 42 ब्रांड हो गए। अयान को उनसे केवल 3 अंक ही मिले। यदि वह सभी 42 प्रसिद्ध ब्रांडों को प्राप्त कर लेता, तो वह मूलतः प्रथम स्थान पर होता। इस समय अयान जोर जोर से हौंक रहा था। यद्यपि उनकी शारीरिक शक्ति और मौसम में सुधार हो रहा था, लेकिन इस प्रकार का सुधार निश्चित रूप से थकावट की दर के साथ तालमेल नहीं रख पाएगा। वर्तमान मौसम एजो ड्रैगन की दूसरी यात्रा को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पापा। इस समय अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि यह वास्तव में अजय रेड्डी था जो ताली बजा रहा था। अजय रेड्डी उस क्रोध से उबर गया जो उसे अपने दोस्त की हत्या के समय महसूस हुआ था। वह कुटिलता से मुस्कुराए और बोले, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि अयान, तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली ताकत होगी। हालांकि यह अच्छी बात है। मेरा प्रतिद्वंद्वी मजबूत है और मेरा अपना चेहरा है। अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो मैं इस मार्शल सिटी में सबसे अधिक प्रसिद्धि पाने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। आशीष दीवान और अन्य लोगों ने अजय रेड्डी को देखा तो उनकी भौहें तन गईं। सरिता दुबे फुसफुसाकर बोली, अजय, ये लड़का अनिश्चित है। अभी वह इतना क्रोधित था कि मानो बिजली गिर रही हो। अब वह सचमुच जोर से हंस सकेगा। आशीष दीवान ने सिर हिलाया और कहा, इस तरह का व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। सभी को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अयान ने अजय रेड्डी की ओर देखा और कुछ नहीं बोला। वह ठीक होने के लिए अधिक समय पाने की पूरी कोशिश कर रहा था।